ये इस स्नाइपर का अपने शिकार का इंतजार करने का 10वां दिन है। उसने अपनी आंखें खोली, समय देखा और फिर कैलेंडर पर तारीख काट दी। इसके बाद वो इस सीलन भरी गुफा में ब्रश करने लगा। तभी अचानक उसे एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत रेंगता हुआ गुफा के मुहाने तक गया और लकड़ी का पर्दा हटाया। 3000 मीटर दूर एक हवाई जहाज बस लैंड करने ही वाला था। जैसे ही जहाज नीचे उतरा, गुफा से बाहर एक स्नाइपर राइफल निकल आई, जो काफी देर से इसी पल के इंतजार में थी। स्नाइपर अब बिल्कुल तैयार था। उसने स्नाइपिंग के लिए एकदम परफेक्ट जगह चुनी थी। हरे भरे पत्ते किसी प्राकृतिक कैमोफ्लाज की तरह चट्टान के साथ घुल मिल गए थे। आज जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी, जैसे किस्मत भी उसी के साथ थी। जहाज के पास बॉडीगार्ड्स पूरी तरह सतर्क थे। जैसे ही बेलारूस का वो नेता सीढ़ियों से नीचे उतरा, एक ही गोली में उसका काम तमाम कर दिया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एक्शन और सस्पेंस फिल्मों का दोस्त। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ इस साल की सबसे बेहतरीन साईफाई एक्शन फिल्म द गॉर्ज की। इस फिल्म को बड़े प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर बनाया है और इसका बजट करोड़ों डॉलर का है। साईफाई फिल्मों की दुनिया में ये एक टॉप क्लास का सेटअप है। इसका लेवल अवतार और जॉन कार्टर जैसी ब्लॉकबस्टर साईफाई फिल्मों के टक्कर का है। इसका बजट तो कई मार्वल सुपर हीरो फिल्मों से भी ज्यादा है। इसके डायरेक्टर है स्कॉट डेरिक्सन, जो सस्पेंस और सुपरनैचुरल फिल्में बनाने में माहिर है। उनकी बनाई हुई डॉक्टर स्ट्रेंज और द एक्सॉर्सिस्ट ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म के हीरो है माइल्स टेलर, जिन्हें आप व्हिप्लैश और टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्मों से अच्छी तरह जानते हैं, और इसकी हीरोइन है द क्वींस गैम्बिट और द विच जैसी फिल्मों से गोल्डन ग्लोब जीतने वाली और कांस में बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड पाने वाली अन्या टेलर जॉय। खैर, बातें बहुत हो गई, चलिए असली कहानी शुरू करते हैं। दुनिया से कटी हुई एक गहरी खाई में से अक्सर कुछ अजीब से मॉन्स्टर बाहर निकलते रहते हैं। वो दिखते तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनमें कोई जान या रूह नहीं होती। इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर खाई के दोनों सिरों पर एक एक वॉच टावर बनाया और पूर्व पश्चिम दोनों तरफ नजर रखने के लिए अपने अपने बेस्ट स्नाइपर्स को वहां तैनात कर दिया। उनका बस एक ही मिशन था, इस खाई पर पहरा देना और किसी भी चीज को ऊपर न आने देना। एक दिन दोनों वॉच टावर पर नए गार्ड्स की एंट्री होती है। पूर्व मरीन कॉप स्नाइपर डेविड और लिथुआनिया की टॉप फीमेल स्नाइपर सारा। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन दोनों को एक ही नर्क में धकेल दिया गया था। वहां मौजूद पुराने गार्ड जैक ने बहुत ही गर्मजोशी से डेविड का स्वागत किया। वो यहाँ पिछले 1 साल से बिल्कुल अकेला था और इतने लंबे समय बाद किसी इंसान से बात करके वो वाकई बहुत एक्साइटेड था। हमारा हीरो डेविड पीटीएसडी यानी युद्ध के सदमे की वजह से छुट्टी पर था। उसने अपने सीनियर्स के कहने पर यह मिशन लिया था, जिसे बहुत ही आसान लेकिन टॉप सीक्रेट काम बताया गया था। डेविड की तो छोड़िए, जैक भी 1 साल से यहाँ था और उसे भी नहीं पता था कि ये जगह असल में है कहाँ। डेविड को चार्ज सौंपने के बाद आज आधी रात को जैक की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। इसके बाद डेविड ने अपने आने वाले 1 साल का नया घर देखा, वेस्ट टावर की ऑब्जर्वेशन पोस्ट। जैक आखिरकार इस मनहूस जगह से जाने वाला था। आखिर यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था और अपनी जरूरत की हर चीज के लिए खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता था। बीच बीच में खाई के नीचे से डरावनी आवाजें भी आती रहती थी। सिग्नल टावर भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था, जो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने का इकलौता तरीका था। अगर आप यहाँ बैठकर सोशल मीडिया चलाना चाहते हैं तो भूल जाइए। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद जैक ने यहाँ के ऑटोमेटिक सिस्टम और पावर सप्लाई की सारी जानकारी डेविड को दे दी। फिर उसने सख्त हिदायत दी कि सामने वाले टावर के गार्ड से बिल्कुल भी कोई बातचीत या संपर्क नहीं करना है। ये ऊपर वालों का सीधा आदेश है। उसका रोज का काम बस खाई के किनारे किनारे चक्कर लगाना था और कुछ दूरी पर लगी हुई ऑटोमेटिक मशीन गनों की मेंटेनेंस करना था। इसे इतना सीक्रेट रखा गया था कि पिछले कई सालों में सोवियत संघ के कई नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी इस खाई के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर असली मिशन था क्या? बस नीचे मौजूद उन चीजों को ऊपर आने से रोकना। काम सौंपने के बाद जैक ने अपना बैकपैक उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और जल्द ही उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, घर जाना। लेकिन उसकी किस्मत का फैसला तो उसी पल हो गया था जब उसने पहली बार इस खाई में कदम रखा था। ऐसा लगता है कि इस खाई में आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। डेविड को जैक की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे ये भी नहीं मालूम था कि 1 साल बाद उसका भी यही अंजाम होने वाला है। आखिरकार यहाँ का राज कोई भी जिंदा वापस नहीं ले जा सकता। इसी तरह वो हर रोज बस अपना वही काम दोहराता रहा। इलेक्ट्रिक फेंसिंग चेक करना, माइंस का डैमेज रिकॉर्ड करना और हर कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देना। लेकिन जब भी उसने खाई के बारे में कुछ पूछने की कोशिश की तो सामने वाले तुरंत सिग्नल काट देते थे। एक दिन अचानक डेविड को एक मैसेज वॉल मिली, जिस पर सबसे पहला मैसेज बहुत सालों पहले के गार्ड ने छोड़ा था। दिन वाकई बहुत बोरिंग गुजर रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि झेला ना जा सके। पर जो 2 नए गार्ड्स आए थे वो दोनों आदमी भी हो सकते थे या दोनों औरतें भी, लेकिन इत्तेफाक से वो एक लड़का और एक लड़की थे। तो फिर कहानी में ट्विस्ट आना तो तय था। डेविड रोज की तरह दूरबीन से निगरानी कर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और भाई साहब, ये देखते ही डेविड की तो आंखें चमक उठी। रात होने पर अचानक से उसका पीटीएसडी ट्रिगर कर गया। अपने बचाव के उस डर में वो इतना खो गया कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके पैर में चोट लग गई है। पट्टी बांधने और खुद को शांत करने के बाद उसने अनजाने में ही सामने वाले टावर की तरफ देखा। सारा भी पूरी रात नहीं सो पाई थी, हालांकि वो भी एक्साइटेड थी, लेकिन उसने नियमों का पालन किया। सामने वाले से कोई बात नहीं करनी। 2 महीने ऐसे ही बीत गए जब तक कि सारा की एक गोली की आवाज ने इस शांत खाई में हलचल नहीं मचा दी। उस दिन सारा का जन्मदिन था। वो अकेली थी और उदास थी। थोड़ी सी शराब पीने के बाद उसने सामने वाले टावर की तरफ देखा। दूरबीन से देखकर वो बोली, लड़का तो हैंडसम है, बुरा नहीं है। वो तुरंत अंदर गई, एक बोर्ड पर कुछ लिखा और उसे अपनी बंदूक के साथ हवा में उठा दिया। डेविड ने ये देखकर जवाब में लिखा, बातचीत करना मना है। सारा ने मुस्कुराकर सोचा, अच्छा जी, ऐसा कौन सा लड़का है जिसे मैं इंप्रेस नहीं कर सकती? तो उसने तुरंत लिखा, मेरा नाम सारा है और आज मेरा बर्थडे है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी। ये देखकर डेविड हंस पड़ा। उस लड़की का चुलबुलापन उसे बहुत पसंद आया। वो खुद को रोक नहीं पाया और अपना नाम लिखकर उसे अपना ड्रिंक चीयर्स किया। सारा भी अब पूरे जोश में आ गई थी। उसने रिकॉर्ड प्लेयर चालू किया और डेविड को डांस करके दिखाने का इशारा किया। डेविड ने जवाब दिया कि उसे डांस तो नहीं आता, लेकिन उसका निशाना बहुत पक्का है। सारा ने सोचा, ओह सच में? भाई
भाई, वो भी एक टॉप क्लास स्नाइपर थी। उसने एक झटके में डेविड के हाथ की बोतल उड़ा दी और फिर उसके चेहरे पर एक गजब सी स्माइल थी। इस बात ने डेविड के अंदर भी कंपटीशन की भावना जगा दी। सारा ने ताली बजाई और सोचा ये बंदा बड़ा दिलचस्प है। अब उन दोनों के बीच एक प्यारी सी बॉन्डिंग शुरू हो गई थी। लेकिन तभी सारा का ध्यान सामने वाली चट्टान की हलचल पर गया। डेविड भी पलक झपकते ही अलर्ट हो गया। जब उसने उस इंसान जैसे मॉन्स्टर को देखा तो उसका दिल दहल गया। बिना कुछ ज्यादा सोचे उसने तुरंत ट्रिगर दबाया और हवा में लटकती हुई माइंस को ब्लास्ट कर दिया। क्योंकि मॉन्स्टर्स ठीक उसके नीचे थे तो उसे निशाना लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर सारा ने तुरंत बैकअप देने के लिए अपनी हैवी मशीन गन चालू कर दी। उस जबरदस्त फायरिंग के बाद वो खाली मॉन्स्टर्स धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। खाई में एक बार फिर से शांति छा गई। लेकिन सारा का सिक्स्थ सेंस बता रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी एक मॉन्स्टर ने लगभग उसका टखना पकड़ ही लिया था। एक बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर जिसके शरीर पर काई और सूखी टहनियां चिपकी हुई थी, रेंगते हुए ऊपर आ गया था। 6 गोलियां भी उसे मार नहीं पाई। आखिर में एक लात मारने के बाद ही वो गिरा खाई से, लेकिन नीचे देखते ही उसके पसीने छूट गए। इस बार लियो उसे कवर कर रहा था। तभी हुए एक धमाके के टुकड़े सारा के सीने में लगे। ये देखकर लियो ने तुरंत अपने भारी हथियार निकाल लिए। एक झटके में कई खोखले इंसानों को खाई में गिरा दिया गया। उसी वक्त दोनों तरफ की चट्टानों से एक और झुंड ऊपर चढ़ने लगा। लियो के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। सारा अपने घाव की परवाह किए बिना फिर से लड़ाई में कूद पड़ी। दोनों वॉच टावर से उन खोखले इंसानों पर गोलियां बरसने लगी। लेजर सेंसर के टच होते ही ऑटोमेटिक मशीन गन भी चालू हो गई। देखते ही देखते खाई में चारों तरफ बस गोलियां ही गोलियां चलने लगी। उस रात दोनों बिल्कुल नहीं सो पाए। घाव का इलाज करने के बाद सारा ने लिखा, अब तक का सबसे शानदार जन्मदिन। ये पढ़कर लियो मुस्कुराने लगा। 2 अकेली जान जो पिछले 2 महीनों से अपने अपने टावर की रखवाली कर रहे थे, अब इस सुनसान खाई में एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। सुबह होते ही दोनों अपने अपने काम में लग गए। सेफ्टी नेट की वेल्डिंग करने और हवा में लटकने वाले बम सेट करने लगे। चाबी लगाई, पासवर्ड डाला और चाबी घुमाकर बमों को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब लियो के लिए काम करना उतना बोरिंग नहीं था, क्योंकि वो बीच बीच में दूरबीन से उस खूबसूरत लड़की को देख लिया करता था। लेकिन तभी लियो ने देखा कि खाई के नीचे से एक ड्रोन उड़कर हवा में रुक गया है। इसे देखते ही तुरंत ऊपर लगी ऑटोमेटिक तोप एक्टिव हो गई। इसके बाद ड्रोन तुरंत मुड़ा और धुआं छोड़ता हुआ खाई के पार गायब हो गया। ये देखकर दोनों हैरान थे कि आखिर ये क्या बवाल था। देखते ही देखते एक और महीना बीत गया। सितंबर से दिसंबर आ गया और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। उस एक घटना के अलावा सब कुछ पहले जैसा ही था। आधी रात को लियो ने पानी लेने के लिए मशीन चालू की और सारा शराब पीकर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके खूबसूरत और उदास चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। वो कभी भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक और टॉप क्लास की स्नाइपर हुआ करती थी। एक मिशन के दौरान उसने एक बेलारूसी हथियार तस्कर को मार गिराया था। लेकिन जब उसे पता चला कि उस आदमी की 4 छोटी बेटियां हैं तो वो गहरे पछतावे में डूब गई। वो खुद पर शक करने लगी कि उसकी चलाई हर एक गोली ने कितने ही बेगुनाहों की जान ली होगी। उसके पिता ही इकलौते इंसान थे जो उसके दिल का हाल समझते थे। लेकिन उसकी गोलियों के खोखे जमा करने वाले इस बूढ़े आदमी को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे थे। उसके पिता ने अगले साल वैलेंटाइन डे के दिन अपनी जान देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यही मेरी जिंदगी है, अब मैं आखिरकार तुम्हारी माँ के पास जाकर सुकून से सो सकूंगा, इसलिए तुम चाहे जहाँ भी रहो मेरे लिए एक दिया जरूर जलाना और रात के आसमान में उस शिकारी तारे को देखना। और सारा को अपने पिछले मिशन से भागते वक्त एक ड्रोन ने कैमरे में कैद कर लिया था, इसलिए उसके बॉस ने उसे इस खाई में भेज दिया ताकि वो 1 साल तक सबसे दूर रहे। इस तरह वो अपने साथ असनीय दर्द लेकर यहाँ आ गई। उसने अपना ग्लास नीचे रखा। बाहर जोरों की बर्फबारी हो रही थी। उसे सामने वाले टावर में मौजूद आदमी की याद आई। अपनी दूरबीन से उसने देखा कि सामने एक क्रिसमस ट्री पर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी। जूम करने पर सामने एक व्हाइट बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, सारा मैरी क्रिसमस। ये देखकर उसकी सारी उदासी पल भर में गायब हो गई। सामने खाई में टिमटिमाती उस रोशनी को देखकर उसे अचानक ऐसा लगा मानो गिरती हुई बर्फ भी बहुत खूबसूरत और शांत हो गई है। दोनों ने जल्द ही इस खाई में अपनी अनोखी लव स्टोरी शुरू कर दी। एक दूसरे के लिए स्नोमैन बनाना। सारा मैडम और हमारे अंकल लियो दोनों हर काम साथ मिलकर करने लगे। सच कहा है किसी ने, जब लड़का और लड़की मिलकर काम करे तो थकान नहीं होती। कभी कभी वे दूर से ही चेस भी खेलते थे। अगर कोई गलत चाल चल दे तो धमकियां भी सुनने को मिलती थी। लियो हमेशा पीछे हट जाता था, लेकिन उसे इसमें भी मजा आता था। उनकी जिंदगी अब काफी मजेदार हो गई थी। वो ड्रम बजाकर खाई में एक गजब की एनर्जी भर देते थे। इससे उन्हें कुछ पल के लिए अपने पुराने दर्द और ट्रॉमा को भुलाने में मदद मिलती थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती इस लड़ाई में अब एक अनजाना सा रोमांच आ गया था। और फिर जल्द ही फरवरी का महीना भी आ गया। लियो ने अपनी डायरी में सारा के लिए कविताएं भी लिखी। एक दूसरे से न मिल पाने के अलावा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जल्द ही वैलेंटाइन डे का दिन आ गया। लियो अचानक एक बुरे सपने से उठ बैठा। उसने अपनी आदत के मुताबिक सामने देखा तो सारा फूट फूट कर रो रही थी। आज ही के दिन उसके पिता ने अपनी जान दी थी। वो बहुत दुखी थी। लियो ने तुरंत बोर्ड पर लिखा, आज क्या हुआ? सारा ने रिप्लाई किया, आज बहुत उदास हूँ, काश तुम मेरे पास होते। अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह टूटता हुआ देखकर लियो पूरी रात सो नहीं पाया। वो उठा और टावर की रखवाली करने वाले पुराने लोगों के लिखे मैसेज देखने लगा। उसे सारा से मिलना ही था। उसने तुरंत हथियारों का बक्सा खोला, एक रॉकेट निकाला और उसमें जुगाड़ करने लगा। उसने अंदर का बारूद निकाल दिया और फिर उसे क्लाइंबिंग हुक से जोड़ दिया। आखिर में उसने एक मोटी केबल बिछा दी। ये सब देखकर सारा हैरान भी थी और बहुत खुश भी। फिर सारा की नजरों के सामने ही लियो ने बिना डरे बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। रॉकेट हवा में उड़ता हुआ सीधा पीछे वाली पहाड़ी पर जा गिरा। लेकिन तभी वहां अचानक थोड़ी सी आग लग गई। सारा ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए एक झटके में आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और आग बुझाने दौड़ पड़ी। देखते ही देखते उसने आग पर काबू पा लिया। फिर उसने रस्सी को एक पेड़ के तने से मजबूती से बांध दिया। जब उसने देखा कि लियो ने लिखा है आज रात का डिनर साथ करेंगे तो सारा थोड़ी नर्वस हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उधर लियो ने भी खुद को
अच्छे से तैयार किया और अपने हाथों में कुछ जंगली फूल भी रख लिए। आखिर स्पेशल फील कराना भी तो जरूरी है। फिर उसने अपनी हार्नेस लॉक की और अपने प्यार से मिलने के लिए केबल पर फिसल गया, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वो बीच में ही लटक गया। कोई बात नहीं, उसके अंदर बहुत ताकत थी, बस डर इस बात का था कि अगर कोई खोखला इंसान ऊपर आ गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। शुक्र है कि किस्मत भी उसके साथ थी, वो आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गया। दोनों ऑनलाइन लवर्स पहली बार आमने सामने थे। दोनों ही अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहे थे। मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था, ये तुम्हारे लिए है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? माफ करना, क्या सच में तुम्हारी आंखें मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत और हरी है, लेकिन तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है। मुझे पता है, मैंने केबल की दूरी का गलत अंदाजा लगा लिया था, इसलिए मुझे आधी दूरी अपने हाथों से ही तय करनी पड़ी। इसके बाद लियो नहाने चला गया। सारा ने जानबूझकर उसके कपड़े थोड़ी दूर रख दिए। ये होने वाले बॉयफ्रेंड के लिए एक आखिरी टेस्ट था। लियो बाहर आया तो बिल्कुल कंफ्यूज था। इसके बाद उसने दूर रखे कपड़ों को देखा, उसने खुद को हिम्मत दी और भागकर कपड़े पहनने गया। लड़के की बॉडी देखकर सारा काफी इंप्रेस थी। इसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया और एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। उनकी बातों में उनके गहरे राज छुपे थे। ये समझने के लिए आपको उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। तुमने अब तक का सबसे दूर का निशाना कौन सा लगाया है? बताओ मुझे, ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। हर टॉप लेवल का स्नाइपर अपने हर एक शॉट की दूरी जानता है। मीटर मेरा निशाना। हाँ, ये दूरी तुम्हें दुनिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर बनाती है। तुमने पिछले साल आर्मेनिया में भी ऐसा ही निशाना लगाया था। क्या ये तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं था? एक दूसरे को थोड़ा जानने के बाद लियो ने बातों को आगे बढ़ाया। हंसी मजाक तो चलता रहा, लेकिन लियो रोज इस खाई में यही सोचता था कि आखिर ये खोखले इंसान आए कहां से। सारा ने बताया कि बचपन में वह भी अक्सर अपने पिता से पूछती थी, ऐसा क्यों होता है? उसके पिता केजीबी के एक एक्सीडेंट थे। ऐसे सवालों पर वो हमेशा कहते थे। आगे की बातों में उन्हें पता चला कि मिशन के बाद दोनों को ही नींद न आने की बीमारी थी। दोनों ही अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रख पाए। उनके मिलते जुलते ख्याल उन दो गोलियों की तरह थे जो अपना रास्ता भटक कर भी एक ही दिशा में जा रही थी। इस घने अंधेरे और अकेलेपन को चीरते हुए अपने खतरनाक मिशनों के बीच आखिरकार दोनों दिलों ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया था। म्यूजिक बजते ही सारा नाचने लगी और खुद को भूल गई। उसने शीशे पर डेविड की परछाई देखी। माहौल बन चुका था। उसने डेविड को इशारा किया। डेविड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर सारा ने हार नहीं मानी। डेविड के अंदर की आग भी अब पूरी तरह भड़क उठी थी और वो भी जोरदार डांस करने लगा। इस रोमांटिक माहौल का फायदा उठाते हुए दोनों ने एक बहुत ही खूबसूरत रात साथ बिताई। अपनी पर्सनल बातें शेयर करने के बाद सारा और डेविड ने आसमान में ओरियन तारे को देखा। मेरे पिता अब तक शायद वहां पहुंच गए होंगे। सारा ने डेविड से पूछ ही लिया, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो क्या करते हो? क्या तुम कविता लिखते हो? फिर सारा ने उसे अपने लिए एक कविता लिखने को कहा। मैं पहले से ही लिख रहा हूँ। सारा को यकीन नहीं हुआ। तो फिर मुझे पढ़कर सुनाओ ना। कुछ प्यारे पलों के बाद वापस काम पर तो लौटना ही था। अगली सुबह अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने के बाद डेविड फिर से जिपलाइन के जरिए वापस जाने लगा, लेकिन हमेशा की तरह कुछ न कुछ गड़बड़ तो होनी ही थी। असल में उस खोखले आदमी ने छुपके से बम फोड़ दिया था। ये देखकर कि डेविड ने अपना पैराशूट खोल लिया है, सारा ने तुरंत अपना गियर पहना और उसके पीछे कूद गई। लेकिन किस्मत खराब थी कि वो सीधे एक बहुत तेज बहने वाली नदी के बीचों बीच गिरी। उसका पैराशूट बुरी तरह फंस गया था। उसने जल्दी से रस्सी काटी और खुद को बचाया, लेकिन इस हड़बड़ी में उसकी इलेक्ट्रिक क्लाइंबिंग क्लिप पानी में गिर गई। पानी के तेज बहाव के बीच सारा ने मौका देखकर एक लकड़ी को कसकर पकड़ लिया और तब जाकर वो सुरक्षित किनारे पर आ पाई। दूसरी तरफ डेविड अपने पैराशूट में हवा में उल्टा लटका हुआ था और नीचे एक विशालकाय कीड़ा उसे खाने का इंतजार कर रहा था। गनीमत है कि डेविड को समय रहते होश आ गया। उसने ऊपर देखा और गोली चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर सारा का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन बुरी बात यह थी कि नीचे गिरने के बाद डेविड फिर से किसी अजीब से चिपचिपे लिक्विड में फंस गया था। क्या यही वो जादुई ट्रिक है जिसके बारे में सब बात करते हैं? तभी कई सारे पंजों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी जान नहीं बचेगी। ठीक उसी वक्त सारा वहां पहुंच गई और उसने सटीक निशाना लगाकर डेविड को बचा लिया। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पीछे कूदते देख डेविड बहुत इमोशन हो गया, लेकिन इस खाई के नीचे की दुनिया बिल्कुल अंधेरी थी, जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। हर जगह घना कोहरा था। दोनों अलर्ट होकर पहाड़ की दीवार ढूंढने लगे। तभी अचानक खोखले लोगों की एक घुड़सवार सेना वहां आ गई और उन दोनों को टक्कर मारकर अलग कर दिया। शुक्र है कि उनके हाथों में बंदूक थी, वरना आज तो उनकी जान चली ही जाती। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बिना क्लाइंबिंग क्लिप के वो वापस ऊपर कैसे चढ़ेंगे। उसके बाद डेविड ने ध्यान दिया कि उन खोखले लोगों ने पुरानी अमेरिकी सेना की वर्दी पहन रखी थी। क्या ये सैनिक वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के थे? लेकिन उन्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। दिमाग में चल रहे ढेरों सवाल और यहाँ के डरावने माहौल ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। आसपास का कोहरा अब पीले से बैंगनी रंग का हो गया था। सामने के पेड़ भी अजीबोगरीब आकार के हो गए थे और हर पेड़ पर एक कंकाल टंगा था, जैसे किसी इंसान खाने वाले पेड़ ने उन्हें मारा हो। उनका भयानक रूप देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। इसके बाद उन दोनों ने कुछ खंडहर हो चुकी इमारतें और गाड़ियां देखी। अमेरिका और सोवियत संघ के झंडे हवा में फड़फड़ा रहे थे। जमीन की दरारों को देखकर लग रहा था कि यहाँ कभी भूकंप आया होगा। तभी अचानक एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई। दोनों तुरंत डिफेंस पोजीशन में आ गए और छुपने के लिए एक चर्च के अंदर चले गए। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वो अंदर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि चर्च की बेंचों पर कई सूखी हुई लाशें बैठी थी। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद डेविड को पता चला कि इन सभी की मौत साइनाइड जहर से हुई थी और वो भी एक साथ सुसाइड करने की वजह से। वो हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिससे वो मौत से भी ज्यादा डर गए थे। दोनों जैसे ही और सुराग ढूंढने वाले थे, उन्हें अचानक कुछ सरकने की आवाज सुनाई दी। सारा ने ऊपर देखा तो बाप रे, एक बहुत बड़ी मकड़ी सीधे ऊपर से नीचे कूद पड़ी, वो भी सीधे उसके चेहरे पर। ये जगह तो सच में बहुत शापित है। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलने वाले थे, दरवाजा खुला और वो खोखले लोग भी हमला करने आ गए। दोनों तुरंत मुश्किल में पड़ गए क्योंकि खोखले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बचने के लिए सारा ने ग्रेनेड से एक दीवार में छेद कर दिया। दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन हर तरफ उन्हीं खोखले लोगों का कब्जा था। कोई
भी जगह सुरक्षित नहीं थी। गनीमत है कि उन्हें खाई की दीवार पर एक लोहे का दरवाजा मिल गया। उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके वही छुपने का फैसला किया। पर इसी बहाने उन्हें गलती से यहाँ का सबसे बड़ा राज पता चल गया। दरअसल ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग बेस था। टेबल पर कई पुरानी चीजें रखी थी और जमीन पर सूखे हुए कंकाल बिखरे पड़े थे। वहाँ एक फिल्म की रील भी थी जिस पर लिखा था, भगवान हमें माफ करे, मुझे यकीन है कि ये एक जनरेटर को चालू कर सकता है। दोनों ने मिलकर उस जनरेटर को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्टर में रील लगाई और उसे चालू कर दिया। वीडियो स्क्रीन पर चलने लगा। असल में ये एक बायो वेपन रिसर्च लैब थी जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई शक्तिशाली देशों ने मिलकर बनाया था। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक बायो मिसाइल बनाई थी, लेकिन एक बार अचानक एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया जिसकी वजह से जहरीली गैस लीक हो गई। वो गैस बहुत जल्दी ही पूरी खाई में फैल गई और इसी वजह से इस खाई में मौजूद इंसानों, पेड़ पौधों और जानवरों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के जीन्स आपस में मिल गए। इसी के चलते ये डरावना और अजीब इकोसिस्टम बन गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान इससे इन्फेक्ट हो जाए तो 5वें दिन उसमें साफ साफ बदलाव दिखने लगते हैं। हालांकि इस बात को लगभग 100 साल हो चुके हैं, फिर भी वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते थे कि क्या वो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। जब वो यहाँ से भागने के लिए कुछ काम का सामान ढूंढ ही रहे थे, तभी डेविड को अचानक सालों पुरानी एक कंप्यूटर मशीन मिली। कंप्यूटर ऑन करने पर पता चला कि ये ब्लैक फॉक्स इंटरनेशनल मिलिट्री ग्रुप का सिस्टम था। वो लोग जीन रिसर्च करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस खाई को बम से इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि उनका रिसर्च का काम अभी भी चल रहा था। इससे पहले खाई के ऊपर जो ड्रोन उड़ रहा था वो दरअसल इन मिक्स जीन्स के सैंपल कलेक्ट कर रहा था और उनका असली मकसद इन अलग अलग जीन सैंपल्स का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर सोल्जर बनाना था। इसका मतलब है कि टॉवर की रखवाली करने की असली वजह इस ग्रुप के एक ऐसे काले राज को छुपाना था जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकता था। इसके तुरंत बाद डेविड ने स्ट्रे डॉग नाम का एक फोल्डर खोला। उसमें लिखा था कि अगर बाहरी दुनिया को इस खाई के बारे में पता चल गया तो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाएगा। इससे कई किलोमीटर का इलाका पलक झपकते ही राख में बदल जाएगा। डेविड समझ गया कि अब उनकी जान बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए उसने सारा से कहा। अपने प्यार का इजहार करने के बाद दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन सारा का वो बैकपैक गायब था जिसमें गोलियां थी। क्या तुमने लिया है? नहीं, मैंने तो नहीं लिया। तो फिर किसने लिया? क्या इन खोखले लोगों को भी प्लानिंग करना आता है? दोनों ने दरवाजा खोला और सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड फेंका ताकि कोई उन्हें देख न पाए। फिर वो चुपके से बाहर निकले। सच में बैकपैक जमीन पर ही था। सारा ने उसे धीरे से उठाया, लेकिन अगले ही पल वो फंस गई। सारा ने रस्सी से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार नाकाम रही। वो खोखला आदमी उसे घसीटता हुआ खाई की गहराइयों में ले गया। इस समय तक सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। फिर किसी चीज से टकराकर वो बेहोश हो गई। डेविड उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया। ये तो एक अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च बेस था। इस समय सारा को उस खोखले आदमी ने हवा में लटका दिया था। ये साफ था कि इस खोखले आदमी का दिमाग थोड़ा डेवलप हो चुका था। वो इस लड़की को बहुत तड़पाना चाहता था। भयानक दर्द के कारण सारा को अचानक होश आ गया। फिर उसने पूरी ताकत से उसे जोरदार लात मारी और मौका पाकर खुद को आजाद कर लिया। वो खोखला आदमी गुस्से में पागल हो गया और उसने तुरंत पलटवार कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये कमजोर सी दिखने वाली लड़की इतनी फुर्तीली होगी। उस खोखले आदमी ने बचाव के लिए सीधा अपनी तलवार निकाल ली। सारा ने जलती हुई लकड़ी उठाई और उस खोखले आदमी के शरीर पर मार दी। इस खतरनाक समय में डेविड एकदम सही वक्त पर वहां पहुंच गया। सारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो डर के मारे रोती हुई डेविड के गले लग गई। फिर डेविड ने देखा कि अभी जो गिरा था वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ट टावर का रखवाली करने वाला पहला सैनिक था और खोखला आदमी नाम भी उसी ने रखा था। लेकिन आखिर में वो खुद भी एक खोखला आदमी बन गया। इस खाई ने न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान ली थी। इस छोटी सी मुसीबत के खत्म होने के बाद दोनों ने बिना कोई देर किए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें सबसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां मिल गई, लेकिन इसके लिए उन्हें सामने मौजूद इस झूलते हुए पुल को पार करना था जिस पर ढेर सारे मॉन्स्टर लटके हुए थे। ये मॉन्स्टर ऐसे लग रहे थे जैसे लैब में बनाए जा रहे हों और अभी ये सब सो रहे थे। दोनों बहुत ही संभल कर आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियां बस पास ही थी कि तभी सारा का पैर किसी चीज में चिपक गया। इसकी वजह से मॉन्स्टर तुरंत जाग गए। डेविड ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और रास्ता बनाने लगा, लेकिन लैब में तैयार हो रहे इन मॉन्स्टर्स की ताकत भी कम नहीं थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सारा ने एक ग्रेनेड फायर कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो विशाल मिसाइल लॉन्च टावर बहुत ही शानदार लग रहा था। जब वे चोटी पर पहुंचे तो उन दोनों को मेंटेनेंस विभाग का एक गोदाम मिला। वहां उन्हें कुछ पुरानी जीपें मिली और इन गाड़ियों में बहुत ही दमदार विंच सिस्टम लगा हुआ था जो घाटी की दीवारों पर चढ़ने के लिए एकदम सही था। इसके बाद सारा ने पूरा एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को सीधे पूरब की चट्टानों की तरफ दौड़ा दिया। फिर उन्हें वो टूटी हुई जिपलाइन मिल गई। लियो ने जल्दी से उस जिपलाइन को जीप के विंच से बांध दिया। तभी उन म्यूटेंट लोगों को उनकी भनक लग गई। सारा ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। आधी गोलियां खत्म होने के बाद दोनों ने जल्दी से अपनी जगह बदली। लियो ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों को मार गिराया, जबकि सारा ने जीप स्टार्ट कर दी। उन दोनों का तालमेल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत पुराने पार्टनर हो। इस तरह उन्होंने गाड़ी के विंच का इस्तेमाल किया और घाटी के तल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। धीरे धीरे उस घने धुएं को पार करते हुए आखिरकार उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई दी। लेकिन ऊपर जाना इतना आसान नहीं था। दीवार पर बहुत सारे काले साए पागलों की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे लियो का हाथ पकड़ लिया। शुक्र है सारा का जिसने उसे लात मारी। फिर सारा ने जल्दी से टूल बॉक्स को एक्सीलेटर पर रख दिया ताकि वे दोनों अपने हाथ खाली करके पूरी ताकत से लड़ सके। उन म्यूटेंट लोगों की ताकत बहुत भयानक थी और बिना किसी सहारे के उनके चढ़ने की स्पीड भी हैरान करने वाली थी। एक भयंकर लड़ाई होना तय था। तभी साइड से एक म्यूटेंट ने अचानक छलांग लगाई और लियो को लगभग अपने साथ ही नीचे गिरा
गिरा दिया था। लेकिन इस मुसीबत में भी उनका फायदा हुआ। ये जगह फ्यूल टैंक के बहुत करीब थी। लियो ने जल्दी से टैंक को पंचर कर दिया और सारा फ्यूल नीचे गिरने लगा। फिर उसने एक मोलोटोव कॉकटेल फेंकी और पल भर में ही आग भड़क उठी। जल्दी चलो। और आखिर में दोनों ने रस्सी काट दी और उन म्यूटेंट के ऊपर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद दोनों ने अपने हाथों से चट्टान पर चढ़ाई की और अपनी गजब की ताकत के दम पर बचने में कामयाब रहे। अपने घावों का इलाज करने के बाद उन दोनों को नहीं पता था कि वे इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं। अगर वे इन्फेक्टेड थे तो उनके पास सिर्फ 5 दिन का समय बचा था। लियो को इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। लेकिन अब बात अलग थी, क्योंकि सारा की वजह से उसके पास जिंदा रहने की एक वजह थी। सारा ने तुरंत कहा कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। फ्रांस में एक सुरक्षित जगह है जहाँ हम जब तक चाहे रह सकते हैं। लेकिन लियो नहीं चाहता था कि उनके बाद और भी सैनिकों को बेवकूफ बनाकर यहाँ बलि का बकरा बनाया जाए। इसलिए दोनों ने मिलकर इस साजिश को रोकने का फैसला किया। लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब वे घाटी के किनारे मौजूद सभी डिफेंस रडार को नष्ट कर दें, जिससे आवारा कुत्तों का ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाए। और कल ही हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने का दिन था। शक से बचने के लिए उसे पहले वापस दूसरी तरफ जाना होगा। जाने से पहले दोनों ने वादा किया कि अगर 5 दिन बाद वे इन्फेक्टेड नहीं हुए तो वे एक साथ यहाँ से चले जाएंगे और एक शांति भरी जिंदगी जिएंगे। लियो ने तय समय पर अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन इस बार हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी महिला बॉस ने खुद कॉल उठाया। उसने लियो को बताया कि घाटी के अंदर के कंप्यूटर को किसी ने चालू किया है। क्या ये तुमने किया है? लियो ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसने घाटी के ऊपर बस एक ड्रोन देखा था और कुछ नहीं। बॉस ने फिर पूछा कि क्या तुमने सामने वाले टावर के गार्ड की कोई हरकत देखी है? लियो ने फिर से मना कर दिया। बॉस ने सीधे कहा कि अगर ये तुमने नहीं किया तो पक्का उसी ने किया होगा। इसलिए उसने आदेश दिया कि लियो तुरंत सारा को मार दे। लियो ने सोचा कि वो बातों में उलझाकर अपने प्लान को कामयाब कर लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब से उन दोनों ने वो कंप्यूटर चालू किया था तभी से उन पर नजर रखी जा रही थी। रिपोर्ट खत्म होने के बाद इन दोनों प्रेमियों ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत तेजी से घाटी के सारे रडार सिस्टम को एक ही तार से जोड़ दिया। बस अपनी बॉस को एक जोरदार सरप्राइज देने का इंतजार था। आराम करते वक्त सारा उसे आई लव यू कहना नहीं भूली। लेकिन तभी एक काले रंग का हेलीकॉप्टर तेजी से घाटी की तरफ आ रहा था। हेलीकॉप्टर जल्द ही नीचे उतरा। महिला बॉस अपने साथ पूरी तरह से हथियारों से लैस 2 कमांडो लेकर आई थी जो उनकी जान लेने के लिए तैयार थे। उन दोनों को मजबूरी में अलग होना पड़ा और वे घाटी के बाहर की तरफ भागने लगे। अब उनका सबसे पहला काम घाटी के ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम से 1000 मीटर दूर सेफ जोन में पहुंचना था। दूसरी तरफ महिला बॉस टावर पर पहुंची, लेकिन उसे लियो का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए उसने तुरंत उनका पीछा करने के लिए 4 ड्रोन भेज दिए। उन ड्रोन्स में हथियारों से लैस गन लगी थी और वे घाटी के तल से ऊपर उठने लगे। इस समय उनकी मंजिल अभी भी 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन लियो पर ड्रोन्स ने हमला कर दिया था। हालांकि ड्रोन्स की भिनभिनाहट सुनकर सारा पहले ही छिप गई थी और उनकी नजरों से बच गई। लेकिन लियो पर एक टूटी हुई पेड़ की डाल गिर गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लियो ने जल्दी से पलटी मारी और जवाबी हमला किया और आखिरकार एक ड्रोन को मार गिराया। दूसरी तरफ सारा की किस्मत अच्छी थी, उसने एक ही गोली में 2 ड्रोन्स को उड़ा दिया। अब सिर्फ एक ही ड्रोन बचा था जिसे लियो ने दूर से ही मार गिराया। इसके बाद लियो अपने घायल पैर को घसीटते हुए आगे बढ़ा। दोनों ने समझदारी से अपनी स्नाइपर पोजीशन ली और रडार टावर पर निशाना साधा। महिला बॉस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन लियो ने ट्रिगर दबा दिया। रडार फ्रीक्वेंसी टावर में धमाका हुआ। घाटी का पर्दाफाश हो गया और ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। महिला बॉस इतनी डर गई कि वो उल्टे पैर वहां से भागने लगी। सारा सुरक्षित इलाके में पहुंचने में कामयाब रही। एक जोरदार धमाके के साथ एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड घाटी की गहराई में फट पड़ा। वह हेलीकॉप्टर भयानक आग की लपटों में पूरी तरह से राख हो गया और लियो जो अपने घायल पैर के साथ लड़खड़ाते हुए बस किनारे तक पहुंचा ही था, तभी आग की तेज लहरों ने उसे जोरदार टक्कर मारी और वो सीधे ठंडे पानी में जा गिरा। सारा ने गुफा में 2 दिन गुजारे। उसने लियो की छोड़ी हुई चिट्ठी निकाली और उसे बार बार देखा। फिर उसने उसे वापस रख दिया, इस उम्मीद में कि उसे कभी इसे खोलने की नौबत न आए। 5 दिन गुजरने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो तुरंत उनके तय किए हुए ठिकाने फ्रांस के एजे शहर के लिए निकल पड़ी। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन उसे लियो का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसने लियो की लिखी हुई लव पोएम खोली और उसके आंसू बह निकले। उन 5 महीनों का साथ इतना छोटा था जैसे कोई ऐसा सपना जिससे वो कभी जागना नहीं चाहती थी। गोलियों की बारिश और अकेलेपन के उस अंधेरे में उनकी यादें हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सारा ने पास ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया और एक छोटी सी उम्मीद के सहारे जीने लगी। क्या पता अगर वो किसी दिन वापस आ गया और उसे ढूंढ नहीं पाया तो। देखते ही देखते अप्रैल का महीना आ गया। 2 महीने का इंतजार एक सदी से भी लंबा लग रहा था और फिर एक आम सी दोपहर को वो इंसान जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी उसके सामने खड़ा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अभी तक इस फिल्म की डॉबन रेटिंग और रॉटन टोमेटोज का स्कोर काफी अच्छा है। हाल के सालों में जहां साइंस फिक्शन फिल्मों को अक्सर कम रेटिंग मिलती है, ऐसे माहौल में ये स्कोर औसत से कहीं बेहतर है। लेकिन बहुत से दर्शकों ने ये कहकर शिकायत भी की है कि इसे एक साइंस फिक्शन थ्रिलर के तौर पर बेचा गया, जबकि असल में ये एक रोमांटिक फिल्म है। लीड एक्टर्स के बीच के रोमांस को बहुत ज्यादा दिखाया गया है, जिसने साइंस फिक्शन के सस्पेंस को कम कर दिया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन का काम एकदम टॉप क्लास है। आखिर $100 मिलियन के बजट में से एक्टर्स की फीस पर बहुत कम खर्च किया गया है और ज्यादातर पैसा इसके असली प्रोडक्शन पर लगाया गया है। सिर्फ स्टार्स के पीछे न भागने के लिए इस टीम की तारीफ तो बनती है। अगर सिर्फ हेलीकॉप्टर के धमाके वाले सीन की ही बात करें तो एडिटिंग टीम ने 1000 से ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उसे कई घंटों तक रेंडर किया ताकि आग की लपटों से घिरे हेलीकॉप्टर और पूरी घाटी में फैलती उस भयंकर गर्मी के स्पेशल इफेक्ट्स को बिल्कुल परफेक्ट दिखाया जा सके। इसके अलावा घाटी के मेन सीन के लिए
भी ग्रीन स्क्रीन का सहारा नहीं लिया गया। इसके बजाय टीम पेरू के कोलका कैन्यन में गई और वहां असली लोकेशन पर शूटिंग की। इस तरह उन्होंने घाटी के उस अनथीन और खतरनाक नजारे को बिल्कुल असली तरीके से दिखाया। भले ही ये फिल्म पूरी तरह से परफेक्ट ना हो, लेकिन इसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाया गया है। मैं हूं बुरान। वीडियो को लाइक और फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।